नमस्कार। सोचिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इतिहास लिखते नहीं बल्कि खुद इतिहास बन जाते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के ऐसे ही एक बहुत बड़े अभियान की कहानी में उतरेंगे जिसने साहित्य को समझने और सहेजने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, देखिए कई नाम दिमाग में आएंगे, पर एक नाम है जो अपने आप में अपने स्केल में सबसे अलग है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। आज इसी की कहानी को समझते हैं। यह बात किसी एक किताब को लिखने की नहीं थी, नहीं, ये तो एक सपना था, एक बहुत बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान था। इसका मकसद था हिंदी साहित्य के पूरे विस्तार को एक जगह पर समेटना। और इस इतने बड़े सपने के पीछे कौन था? ये थी देश की एक बहुत ही जानी-मानी संस्था, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। उन्होंने ही इस बड़े काम का बीड़ा उठाया और एक ऐसा इतिहास बनाने की सोची जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर बन जाए। अच्छा, तो ये योजना कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? चलिए एक नंबर देखते हैं। 18। जी हाँ, 18। शुरू में यह तय हुआ था कि यह पूरा इतिहास एक या दो नहीं बल्कि पूरे 18 वॉल्यूम में, मतलब 18 खंडों में आएगा। सोचकर देखिए कितना बड़ा स्केल था ये। अब देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए जाहिर है बड़े-बड़े विद्वानों की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर नगेंद्र की, जो इस साहित्यिक यज्ञ के एक बहुत जरूरी स्तंभ बने। और डॉक्टर नगेंद्र का जो योगदान था वो वाकई कमाल का था। मतलब उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े-बड़े वॉल्यूम्स की जिम्मेदारी उठाई। जैसे कि वो छठे खंड रीतिकाल के एडिटर थे, 10वें खंड जिसमें छायावाद काव्य था उसके को एडिटर थे, और तो और 15वें खंड अंतर भारतीय साहित्य के भी एडिटर वही थे। उनका डेडिकेशन सच में अलग ही लेवल का था। और बात सिर्फ इसी प्रोजेक्ट तक नहीं रुकी। इसके अलावा भी उन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर एक और बहुत जरूरी किताब एडिट की थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। मतलब इससे साफ पता चलता है कि हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री लिखने में उनका कद कितना बड़ा था। तो चलिए अब जरा कुछ पब्लिश हुए वॉल्यूम्स पर नजर डालते हैं। इससे अंदाजा होगा कि इस प्रोजेक्ट की रेंज और डेप्थ कितनी थी। देखिए, कुछ उदाहरणों से इसकी विशालता समझ में आती है। जैसे 1957 में पहला खंड आया, हिंदी साहित्य पीठिका, जिसके संपादक थे राजबली पांडे। फिर ठीक अगले ही साल 1958 में डॉक्टर नगेंद्र का छठा खंड रीतिकाल आ गया। और इस प्रोजेक्ट से राहुल सांकृत्यायन जैसे बड़े नाम भी जुड़े थे, जिन्होंने 16वें खंड हिंदी का लोक साहित्य को एडिट किया। मतलब छायावाद से लेकर रीतिमुक्त काव्य तक ऐसा लगता है कि कुछ भी छोड़ा नहीं गया। ये कोई 2-4 साल का काम बिल्कुल नहीं था, ये तो एक लिटरली मैराथन जैसा था। सोचिए, पहला वॉल्यूम आया 1957 में और उसके बाद दशकों तक ये काम चलता रहा। ये कहानी है उन स्कॉलर्स के सब्र और उनके कभी न खत्म होने वाले डेडिकेशन की। चलिए, अब कहानी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जैसा कि हमने शुरू में बात की, प्लान तो बहुत बड़ा था, लेकिन क्या हमेशा जैसा सोचा जाता है वैसा ही होता है? देखते हैं। तो ये है वो ट्विस्ट। प्लान था 18 वॉल्यूम का, लेकिन असल में ये पूरा का पूरा इतिहास 16 वॉल्यूम में पूरा हुआ। जी हाँ, 18 नहीं, 16। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, नहीं, बल्कि इसे 16 वॉल्यूम में ही पूरा माना गया। नागरी प्रचारिणी सभा ने इस बड़े काम को 16 खंडों में ही सफलतापूर्वक पूरा किया और पब्लिश भी किया, और ये आज भी मौजूद हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि दशकों पहले जो ये इतना बड़ा काम हुआ, आज उसकी क्या अहमियत है, इसकी लेगेसी क्या है? इसका पूरा सार शायद इस एक बात में छिपा है। ये सिर्फ कोई एक किताब नहीं, बल्कि ये देश के चोटी के विद्वानों की एक साथ की गई मेहनत है। ये एक ऐसा साहित्यिक स्मारक है जो हिंदी लिटरेचर के पूरे सफर को एक जगह पर सहेजता है। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, क्या ऐसे बड़े-बड़े दशकों तक चलने वाले एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की कोई जगह है? ये क्यों जरूरी हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।